हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके ड्यू चैनल सवे आप लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग हमारे आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे तब तक और शेयर करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, हिंडन नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल का सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी तल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हिंडन नदी पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? आलमगीरपुर, कोटदीजी, धौलावीरा या फिर लोथल? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, हिंडन नदी की तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये आलमगीर नामक स्थल जो है हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में दोस्तों स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी आलमगीरपुर की, तो इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। सबसे पूर्वी छोर पर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार का था, तो इसकी आकृति जो थी त्रिभुजाकार में थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। ऋग वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता है। ऋग वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख होता है कर्मा, धातु कर्म करने वाला, स्तंभ, स्वर्णकार या फिर कुंभाकार या फिर तच्छा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर बात की जाएगी ऋग वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख कौन होता है, तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों शिल्पियों का प्रमुख कौन होता है बताएंगे। तो ऋग वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख कौन होता है, फटाफट से छाप देंगे दोस्तों। इसका एकदम करेक्ट आंसर है तच्छा। तच्छा जिसे बढ़ई कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख किसे कहा जाता था? तच्छा यानी कि बढ़ई को कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से आज के सेशन को शेयर करेंगे। महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ है, बताएंगे। महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार आरंभ स्तंभ है। किसमें है? मध्य मार्ग में, प्रत्यक्ष समुत्पाद में या फिर निर्वाण में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी भगवान बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का सार तथा आरंभ स्तंभ है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष समुत्पाद में। किसमें है? प्रत्यक्ष समुत्पाद में है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, प्रतीत्य समुत्पाद में है। बौद्ध धर्म के कारण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और प्रतीत्य समुत्पाद क्या करता है? दूसरे आर्य सत्य में निहित होता है। इसमें दुख के कारण एवं दुख के निरोध की चर्चा की गई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख करता है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पांचवा अभिलेख, छठा अभिलेख या फिर दूसरा अभिलेख या तीसरा अभिलेख? अशोक का वह अभिलेख जो उसके जीवित भाइयों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पांचवा अभिलेख। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अशोक के पांचवें अभिलेख में इसके दो भाइयों के नाम ज्ञात होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है सुसीम तथा दूसरे का नाम होता है तिस्य। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त राज्य में मिला लिया। उसकी नीति को क्या कहा जाता है? उसकी नीति को क्या कहा जाता है? ग्रहण, मोक्षानुग्रह, अधीनस्थता, पशुभोधरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशुभोधरण। क्या हो जाएगा? प्रशुभोधरण नीति। प्रशुभोधरण नीति। समुद्रगुप्त जो है संपूर्ण, अगर बात की जाएगी संपूर्ण आर्यवर्त पर इसने अपना कब्जा कर लिया था। और अपने इस पर अगर बात करी जाएगी समुद्रगुप्त की दोस्तों, तो समुद्रगुप्त के द्वारा क्या किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा भारत के
राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। और उसकी यह नीति जो है प्रबोधरण कहलाई। क्या कहलाई? प्रबोधरण नीति कहलाई। और समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित राजा कौन कौन से, जैसे कि रुद्रदेव हो गए, मतिल हो गए, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन और बलवर्मा, ये सारे राजा जिनको समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजपूत विदेशी सिथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राजपूत विदेशी सिथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है अर्लटेकर, कर्मन, जेम्स टॉड या फिर वी.ए. स्मिथ या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात की जाए कि राजपूत विदेशी सिथियन जाति की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, मथुरा से फैजाबाद अब्दुल नबी के अत्याचारों के कारण मथुरा के जाटों ने, ध्यान से देखेंगे, मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मथुरा से फैजाबाद अब्दुल नबी के अत्याचारों के कारण मथुरा में जाटों ने 1669 में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोकुल के नेतृत्व में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है सभी लोग ध्यान से देखेंगे और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी की। अगर बात की जाएगी तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। इन्हें वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पितामह इन्हें कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पितामह। अगर बात करी जाएगी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस किस सन में अध्यक्षता की थी? तो 1886, उसके बाद 1893 और उसके बाद इन्होंने 1906 में अध्यक्षता की। 1906 में। तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अभिनव भारत द सीक्रेट ऑफ रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रास बिहारी बोस, अरविंद बोस, बिपिन चंद्र पाल या फिर विनायक दामोदर सावरकर। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी अभिनव भारत द सीक्रेट ऑफ रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी वर्ष 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन पार्टी या फिर अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में अगर बात की जाएगी किस संस्था की अगर बात की जाएगी तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार को आरोही क्रम में लिखना है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है?
तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान, नेपाल, इसका एकदम सही आंसर है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ में लगती है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है, बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद इन 4 देशों में मैच करेंगे। उसके बाद सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लगती है। और अगर बात करी जाएगी उसके बाद चाइना के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। तो चीन के साथ लगभग कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ पूछी जाएगी तो 3323 किलोमीटर लगती है। फिर उसके बाद अगर बात की जाएगी नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ दोस्तों 1751 किलोमीटर लगती है, 1751 किलोमीटर लगती है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मैच कराते हैं तो हमारा देखेंगे दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इसमें ऑप्शन बी और सी सेम है दोनों, तो एक को हम मान लेंगे। तो ऑप्शन हम मान के चलते हैं, हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही हमारा सही क्रम बनेगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इसमें ये दोनों ऑप्शन सेम हो चुके हैं, तो दोनों ही सही हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मानसून से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, पहाड़ में पवनाभिमुख ढाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, या फिर उत्तर पूर्व भारत मानसून की अनियमितता से सबसे कम होती है। सही आंसर क्या होगा बताएंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसमें कौन सा कथन सही? केवल एक और दो, या फिर केवल 3, या फिर केवल 2 और 3। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात करी जाएगी इसमें, तो इसमें क्या होगा? तो भारत के मानसूनों से केवल पर्वतीय वर्षा होती है, यह गलत है। फिर अगला, पहाड़ों के पवनाभिमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो ये भी आपका गलत है। ये आपका एकदम सही है। उत्तर पूर्व भारत के मानसून की अनियमितता सबसे कम होती है। क्या होती है? उत्तर पूर्वी भारत के मानसूनों की अनियमितता सबसे कम होती है। तो ऑप्शन 3 जिसमें होगा, ऑप्शन सी केवल 3 जिसमें होगा वही एकदम करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सोने के उत्पादन करने वाले राज्य हैं, बताएंगे। भारत में सर्वाधिक सोने के उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से कम सेक्शन में बताएंगे। एक क्रम से है, आपको सही आंसर को चुनना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, या फिर कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, या फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में सोने के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक्सर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हिमोड़ निक्षेपित कटकनुमा जमाव को एस्कर कहा जाता है। अगला है, एस्कर का उपयोग नॉर्वे तथा इंग्लैंड में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए तो आपका सही है, बाकी बी की बात की जाएगी तो यहाँ पर इंग्लैंड है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 14 में पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। लिखा है, डेकन्सबर्ग पर्वत, राकेश पर्वत। एक तरफ पर्वत लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके सर्वोच्च पर्वत चोटी दी हुई हैं। आपको बताना है इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। सभी लोग सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं
सभी को एक बार लाइक करना है और साथ ही साथ में शेयर करना है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है देख के। डेकन्सबर्ग पर्वत, माउंट नरोदनाया है, इधर है राकेश पर्वत, माउंट टुबकल है, एटलस पर्वत, माउंट डेनाली या फिर यूराल पर्वत, थबाना नेत्याना। तो इसमें सही कौन सा होगा? किस पर्वत की सर्वोच्च किस ये पर्वतों के नाम लिखे, इधर पर सर्वोच्च चोटी लिखी हुई है। आपको सही आंसर जो है अपने जो है इससे मैच करवाना है, कूट से मैच करवाना है। तो फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों डेकन्सबर्ग पर्वत की दोस्तों जब बात करी जाएगी तो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है बताएंगे। डेकन्सबर्ग पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? तो डेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है थबाना नेत्याना। कौन सी है? ध्यान से देखेंगे, थबाना नेत्याना है। कौन सी है? थबाना नेत्याना। उसके बाद है राकीज पर्वत। दोस्तों अगर बात करी जाएगी राकीज पर्वत की, तो राकीज पर्वत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो राकीज पर्वत की अगर बात की जाए दोस्तों, राकीज पर्वत की सबसे बड़ी चोटी है माउंट डेनाली राकीज पर्वत की सबसे बड़ी चोटी है। अगर बात की जाएगी एटलस पर्वत की, माउंट टुबक्कल, एटलस पर्वत की कौन सी सर्वोच्च चोटी है? माउंट टुबक्कल है। यूराल पर्वत की कौन सी है? तो यूराल पर्वत की जो बची हुई है माउंट नरोदनाया। कौन सी है? माउंट नरोदनाया। तो ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 4 है। इस तरीके से हम लोग मैच कर लेंगे। सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त देखेंगे ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है? सब्जियों का उत्पादन, पौधों को हवा में उगाना या फिर फलों का उत्पादन या फिर फूलों का उत्पादन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी एरोपोनिक्स के अंतर्गत कौन सी खेती होती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पौधों को हवा में उगाना। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों को हवा में उगाने की खेती की जाती है एरोपोनिक्स के अंतर्गत। अगर बात की जाएगी इसी तरीके से हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत क्या होता है? फल पौधों को किस में उगाना? तो जल में उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों बताएंगे। एपीकल्चर अगर पूछा जाए तो इसमें होता है क्या? मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। अगर पूछा जाए हॉर्टिकल्चर दोस्तों अगर पूछा जाए तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी। अगर पूछा जाए फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? तो फ्लोरिकल्चर में दोस्तों होता है फूलों का उत्पादन। क्या होता है? फूलों का उत्पादन। इस तरीके से हम बोल रहे हैं, आप लोग याद कर लेंगे। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। फोमिकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। और अगर बात की जाएगी वर्मी कल्चर में तो केंचुओं का उत्पादन होता है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 4%, 3% या फिर 3.9% या फिर 3.8%। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में कृषि क्षेत्र वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 3.9%। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति बताएंगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 जून 1949, 6 अप्रैल 1948, 9 मई 1947 या फिर 10 अप्रैल 1959। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और उस समय वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो उस समय उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। किसके आधार पर गरीबी की परिभाषा को दिया गया है बताएंगे। लोगों के जीवन स्तर से, परिवार के आय से, परिवार के सदस्यों की संख्या से या फिर कैलोरी प्राप्त से। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी भारत में गरीबी की परिभाषा को दिया गया है किसके आधार पर, तो भारत में गरीबी की
परिभाषा को कैलोरी प्राप्ति के आधार पर दिया गया है। कैलोरी प्राप्ति के आधार पर दिया गया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न है स्वनिधि व समृद्धि नामक कार्यक्रम योजना किसने शुरू किया है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर विकास मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्वनिधि समृद्धि नामक कार्यक्रम योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो दोस्तों स्वनिधि समृद्धि नामक कार्यक्रम तथा योजना यह किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? तो यह जो है केंद्रीय आवास तथा शहरी मामले के द्वारा स्टार्ट करी गई है। MOHUA केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है और यह हाल ही में 14 राज्यों में स्टार्ट की गई है। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में 14 राज्यों में स्टार्ट की गई है। PM स्वनिधि योजना की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो यह 4 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई है। 4 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन में या फिर नगर पालिकाओं के गठन में या फिर कर्मकारों के निर्वाह के योग्य। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है तो ये किसके अंतर्गत देता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में या फिर भाग 4 में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? भाग 4 का में दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1972 के किस समिति के सिफारिश पर यह आई है? तो 1976 के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह आई है। और ध्यान रखेंगे अब भाग 4A और इसे किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो यह भी जानना जरूरी है। तो इसे आर्टिकल 51A में सम्मिलित किया गया। किस में सम्मिलित किया गया? 51A में सम्मिलित किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिकता के अधीन होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सलाहकार अधिकारिकता, आरंभिक अधिकारिकता, अपीलीय अधिकारिकता या फिर संवैधानिक अधिकारिकता। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आरंभिक अधिकारिकता। आरंभिक अधिकारिकता केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवादों के निस्तारण के इसके पास में क्या होती है? अधीनता होती है, अधिकार होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला स्तर पर सरकार की आँख, कान और भुजा माना जाता है? जिलाधीश, जिला प्रमुख, जिला विकास आयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करी जाएगी किस जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भुजा माना जाता है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जिलाधीश। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है जिलाधीश। जिलाधीश की अगर बात करी जाएगी जिला कलेक्टर जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, जिला प्रमुख, जिला विकास आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राज्यपाल, जिला प्रमुख, जिला विकास आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल ना करके किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त वसा का उदाहरण है, बताएंगे। संयुक्त वसा का उदाहरण है वसीय अम्ल, घी, ग्लाइकोलिपिड या फिर तेल। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो संयुक्त वसा का उदाहरण क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो संयुक्त वसा का उदाहरण क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संयुक्त वसा का उदाहरण है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। अगर बात की जाएगी वसा की, तो वसा कितने प्रकार की होती है? वसा 3 प्रकार की होती है, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। लेकिन संयुक्त वसा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, संयुक्त वसा, तो संयुक्त वसा कितने प्रकार की होती है? संयुक्त वसा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। नाम याद रखेंगे, फास्फोलिपिड और एक होती है ग्लाइकोलिपिड। कौन सी होती है? ग्लाइकोलिपिड। नाम याद रखेंगे, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सी होती है? यहाँ पर ध्यान रखें, निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान से देखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, अल्फा क्लोरो एथिनो एसिटोफिनॉन या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अश्रु गैस कौन सी होती है? तो अश्रु गैस की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो अश्रु गैस कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अश्रु गैस कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार बताएंगे, अश्रु गैस कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अश्रु गैस होती है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन होती है। इस गैस को नित्य में संपर्क में आते ही आंखें जलने लगती हैं और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? मेलेमीन, ऑरलॉन, बेकेलाइट या फिर टेरिलीन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में मेलेमीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेलेमीन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाएगी मेलेमीन की, तो यह एक अग्निरोधी है। यह दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा अच्छे से ऊष्मा को सहन कर सकता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पार्नीसियम, जीरोप्थेल्मिया, एनीमिया या फिर केलियोसिस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जीरोप्थेल्मिया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से द्रव्य धातु है, बताएंगे। निम्नलिखित में से द्रव्य धातु कौन सी है? ब्रोमीन, हीलियम, मरकरी और सोडियम। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी धातु की, तो दोस्तों अधिकतर धातु कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन इनमें से कौन सी धातु जो है द्रव है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मरकरी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मरकरी एक द्रव धातु है। इसका उपयोग जो है थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? जिसे हम लोग पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। तो इसका प्रयोग किस में होता है? थर्मामीटर और बैरोमीटर में होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, थर्मामीटर और बैरोमीटर में इसका प्रयोग होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, रणजीत सिंह, विभाजी जडेजा या फिर पीटी उषा। ऑप्शन डी है सिक्किम। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस।
और एक पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता था, हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जानते थे, तो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे मेजर ध्यानचंद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ध्यान से सुनेंगे, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। क्या कर दिया गया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ, बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की परिषद की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो सन 2006 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल या फिर रुकमाबाई, आनंदीबाई जोशी या फिर कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है आनंदीबाई जोशी। इसका एकदम करेक्ट आंसर है आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर थी, आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो गोल गुंबज की अगर बात की जाएगी दोस्तों, यह भारत के कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य के बीजापुर नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर, बीजापुर में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बीजापुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी। ओपेक का कहाँ मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी ट्रिक हमने बताई थी। और पैक पीना है, क्या याद रखना है, और पैक पीना है। क्या करना है, और पैक पीना है। तो और पैक से बनता है हमारा ओपेक, क्या बनता है, ओपेक और पीना से बनता है हमारा वियना। क्या बनता है, वियना। ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक माध्यम से याद कर लेंगे, याद रखेंगे। और पैक पीना है, तो और पैक से ओपेक और पीना से हमारा इसका मुख्यालय बनता है। कहाँ पर है, वियना में। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना, देखो ये ऑप्शन मिल गया, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमसे सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। ओपेक की अगर बात करी जाएगी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में, श्रीलंका में, मलेशिया में या फिर इंडोनेशिया में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीलंका में। श्रीलंका में दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर स्थित है। यह एक बौद्ध मंदिर है। सबसे खास बात है ये स्वर्ण मंदिर स्थित है, यह कैसा मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जो भारत में स्वर्ण मंदिर है वह सिखों का मंदिर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है 1991 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया, यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे
सुरक्षित मंदिर परिसर है, ये भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। द लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। द लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी द लेडी विद द लैंप, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, मैडम भीकाजी कामा या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो लेडी विद द लैंप नाम से प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर बात करी जाएगी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। 12 मई 1820 को एक ब्रिटिश परिवार में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में इन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक किसे माना जाता है अगर पूछा जाए तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक और लेखिका हैं, कौन हैं बताएंगे? अरुंधति राय, अतुल कोहली, नवतेज सरना या फिर माधव गोडबोल। तो अगर बात की जाए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखिका कौन है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं। और उन्हें इस पुस्तक के लिए 1997 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1997 में बुकर सम्मान प्रदान किया गया था। कौन सा? बुकर सम्मान प्रदान किया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, देहरादून में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसे देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री वुइटन ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? वुइटन ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, दीपिका पादुकोण या फिर सारा अली खान। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को या फिर 12 मई को। तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2022 में पुरुष सिंगल्स खिताब जीता था? इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फिर कार्लोस अल्कराज। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नारायण राणे ने कहाँ पर खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो खादी उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो नारायण राणे के द्वारा यह कहाँ पर खोला गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री नारायण राणे ने पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अशोक कुमार, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार या फिर मनोज जोशी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी 12 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त थे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पटना में, पुरी में, जोधपुर में या फिर मुंबई में? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हाल ही में बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुंबई। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, मुंबई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 मई 2022 को किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एंड्रू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ गया, तो ये किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के एक और महान दिग्गज बालक शेन वार्न का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात कीजिए कि 15 मई सन 2022 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्ण दिग्गज खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिलू देव वर्मा, डॉक्टर मानिक साहा या फिर विप्लव देव, प्रतिमा भौमिक? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 14 मई सन 2022 को, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विप्लव कुमार देव बने हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, विप्लव कुमार देव। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कौन बने हैं, विप्लव कुमार देव ये जो है पहले थे, इसके पहले थे, ध्यान रखेंगे। विप्लव कुमार देव तो पहले थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विप्लव कुमार देव की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, अपना त्यागपत्र दिया था। अगर बात करी जाएगी वर्तमान समय में अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर मानिक साहा। क्या है? मानिक साहा। विप्लव कुमार देव ये पूर्व हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 16 से 19 मई 2022 तक संघीय सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इस्लामाबाद, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर ढाका? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात की जाएगी 16 से 19 मई 2022 तक संघीय सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष चुना गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हाल ही में किसे CBSE का अध्यक्ष चुना गया है? सरोज चौधरी, विनीत जोशी या फिर निधि छिब्बर? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी किसे CBSE का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। और निधि छिब्बर की अगर बात की जाएगी तो केंद्र सरकार के द्वारा 13 मई सन 2022 को CBSE का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये पहले एक IAS महिला के रूप में कार्य कर रही थी। इन्होंने सचिव के रूप में पदभार संभाला था। हमारा आज का सेशन यहीं तक है। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्त प्रतिदिन हमारे चैनल से प्रतिदिन 8 बजे शाम को ज़रूर जुड़ेंगे। प्रतिदिन 8 बजे शाम को ज़रूर जुड़ेंगे। पेट एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़ें। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर दिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।